वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 10th क्लास समाजवाद एवं साम्यवाद। ये आपका बिहार बोर्ड द्वारा जो नोट्स बनाया गया है, या कह सकते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है, आपको अपने एग्जामिनेशंस में कोशिश करना है कि उसी टाइप से पॉइंट वाइज उत्तर दें। तो आपका पहला टॉपिक ही है समाजवाद क्या होता है। तो ये समाजवाद का पहला प्रयोग जो हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है कब हुआ है, 1827 में हुआ है। सर्वप्रथम समाजवाद की कल्पना कब की गई थी? 1827 में की गई थी। तो समाजवाद होता क्या है? तो इसके उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है, कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित किया जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। सामाजिक का मतलब कि ना कोई कास्ट होगा, ना कोई धर्म होगा, ना कोई सारे की मान्यता बिल्कुल सेम होगी। आर्थिक का मतलब ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं समाजवाद। समाजवादी का मानना है कि उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर समस्त समाज के लिए होना चाहिए। यानी कहीं पे कोई अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं चला सकता है समाजवाद के अंतर्गत। ठीक, वो क्या मानता है कि जो भी काम होगा वो समाज के तौर पे होना चाहिए। इसमें उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है, सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, देश का नियंत्रण होता है, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। समाजवाद स्वप्नदर्शी समाजवाद दो हिस्से में बटा हुआ है। एक स्वप्नदर्शी समाजवाद जिसको यूरोपियन समाजवाद कहते हैं, और एक है साम्यवाद जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद को क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। और स्वप्नदर्शी समाजवाद को क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद या यूरोपियन समाजवाद कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद है वो क्या है? स्वप्नदर्शी है। लोग सपने देख सकते हैं परंतु वो पूरा होना संभव नहीं है। परंतु कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को जो बदल के लाया साम्यवाद, वो एक प्रूफ है कि वो साम्यवादी देश जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, तो वो तेजी से तरक्की किया है। वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन थे? तो इसके प्रमुख चिंतक थे जो इस चीज़ को मानते थे। वो कौन थे? तो वो थे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बल्ला, रॉबर्ट ओवेन। ये सभी क्या हैं? प्रमुख स्वप्नदर्शी समाजवाद के चिंतक हैं। मतलब ये जैसा समाज चाहते थे वैसा बनना संभव ही नहीं है। तो इसलिए इनके समाजवाद को क्या बोला गया? स्वप्नदर्शी। सपना देख सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, और वो भी एक स्वप्नदर्शी थे, सपने देखने में विश्वास करते थे। परंतु एक कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने क्या किया? उसे वैज्ञानिक तरीके पे अलग अलग जगहों पे लागू करवाया, और इसका नतीजा देखिए। तो प्रमुख चिंतक हैं वैज्ञानिक समाजवाद के कौन? कार्ल मार्क्स। आपसे पूछा जाएगा रॉबर्ट ओवेन कौन थे? तो ये स्वप्नदर्शी समाजवाद इंग्लैंड के जन्मदाता थे। मतलब इंग्लैंड के स्वप्नदर्शी समाजवाद के जन्मदाता थे। इसीलिए आपको पता होगा कि कोई भी अमीर जो होता है ना, वो रूस के नहीं होगा, कि रशियन कोई अमीर हो, या चाइना के नहीं होगा। चाइना पूरा देश अमीर हो सकता है, चाइना का कोई लोग अमीर नहीं हो सकता है। ठीक, रूस पूरा देश अमीर हो सकता है, परंतु रशियन कोई अमीर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है? पूंजीवाद है। आप सारा चीज़ पे कंट्रोल व्यक्तिगत है। तो पूंजीवाद में क्या है कि वहाँ पे दुनिया का 10वां अमीर, 5वां अमीर, पहला अमीर ऐसे रह सकता है। साम्यवाद में कोई अमीर गरीब रहता ही नहीं है। तो वहाँ पर सब पर कंट्रोल सरकार के होता है। आगे जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है कभी कभी, हेनरिक। इन पे प्रभाव किसका था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हीगेल। ये तीनों विचारक थे, मतलब कवि, लेखक, ये सब तो होंगे। इनके ऊपर प्रभाव था। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर, दो आदमी ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। कम्युनिस्ट का हिंदी होता है साम्यवाद। तो साम्यवादी मैनिफेस्टो प्रकाशित किया कब? 1848 में। और इनका पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल कथन था, इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनका कथन था कि राजा के खिलाफ लड़ो, क्योंकि राजा निजी संपत्ति के लिए बनता है। तो सारा संपत्ति है देश का है, राजा का संपत्ति इसमें कुछ नहीं है। ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, सारा का सारा देश का है। तुम इस देश में जन्म लिए हो, इसका मतलब है कि इस संपत्ति पे तुम्हारा भी अधिकार है, या कह सकते हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम इसका उपयोग कर सकते हो, परंतु ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। कथन, श्रमिकों को सिवाय उनकी बेरियों को
के कुछ भी खोने के लिए नहीं है, दुनिया के श्रमिक एक हों, तो ये राजाओं के खिलाफ श्रमिकों को भड़काते थे या मिल मालिकों के खिलाफ, क्योंकि मानता था कि ये मेहनत तो ये लोग करता है और मालिक खुद को वो समझता है। मान्यता, मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है और ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंत में वर्गहीन समाज कि ना कोई ऊंच नीच होगा, ना कोई शिक्षित होगा, ना कोई अशिक्षित, मतलब कोई किसी भी प्रकार से वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, समूह नहीं बनाया जा सकता है, तो वर्गहीन समाज और राज विलुप्त हो जाएंगे। मार्क्सवाद का प्रसार, लंदन में 1864 में मार्क्स प्रयास के प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किया और इस सम्मेलन का नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये राजाओं को चेतावनी था एक हिसाब से कि अगर तुम अधिकार हमें कुछ नहीं दोगे, कि हमारा अधिकार जीने का है, हमारा अधिकार खाने का है, हमारा अधिकार अच्छे भवनों में रहने का हमारा भी अधिकार है, हमें भी अच्छे जीवन जीने का अधिकार है, तो अगर तुम अधिकार नहीं दोगे तो तुम्हारा हम ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे। फिर कहा कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये भी बोले कि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुमको हम अपने राजा मानने से इनकार करते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे चीज़ चल रहे थे। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 में पेरिस में हुई और इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। ये आपसे पूछा जाता है कि मजदूर दिवस कब से शुरुआत हुआ, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब से, पेरिस में जब 1889 में हुआ था, उस दिन से 1 मई को मजदूर दिवस की मजदूरों के लिए भी एक दिन होना चाहिए कि लोगों को अपना एहसास हो कि हम भी इस देश को बनाने में योगदान देते हैं। रूसी क्रांति एवं 2 क्रांतियाँ हुई रूस में, चूँकि रूस पहला साम्यवादी देश के रूप में स्थापित हुआ, तो रूस में 2 क्रांति हुई। 1905 में जारशाही का अंत नहीं हुआ। 1905 में एक क्रांति हुआ जिसमें जारशाही राजा रह ही गया, परंतु 1917 में एक क्रांति हुआ जिसमें राजा फेंका गया, मतलब राजा वहाँ टिक नहीं पाया। तो एक है फरवरी क्रांति जिसको मेंशेविक क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मेन लोग भाग लिए थे इस क्रांति में, तो इसको मेंशेविक क्रांति का बोलते हैं। और अक्टूबर क्रांति जिसको बोल्शेविक क्रांति, इसमें बहुत लोग भाग लिए थे, तो ऐसे भी याद रखें। मेंशेविक क्रांति फरवरी में हुआ था। अब कहेंगे कि इसको कैसे याद करेंगे, फरवरी में सबसे कम दिन होता है, ठीक है, तो मेन लोग फरवरी में अपना काम करता है, ठीक है, और जो सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो अक्टूबर में सारे काम करते हैं। जैसे मेन पर्व जो होता है, लोग अपना पूरा टैक्स पे करने वाला या अपना पूरे साल भर का बजट, ये सब फरवरी में बनाता है, मतलब मेन लोग का ये महीना है, ठीक। और क्या है कि जो बहुत सारे लोगों का है, जैसे दशहरा, दिवाली, ये सब अक्टूबर में आता है, ठीक। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए जो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, अक्टूबर में, जब बहुत सारा पर्व आता है, तो परिणाम स्वरूप सत्ता बोल्शेविक के हाथ में आ गई और फरवरी क्रांति में जार का अंत हो गया था। अब चलिए देखते हैं 1917 का बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला राजनीतिक कारण क्या थे, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। दूसरा रूसीकरण की नीति, सब लोग चाहता था कि हम रूस के निवासी कहलाएं, ना कि इस राजा का गुलाम कहलाएं या राजा का प्रजा कहलाएं, तो इसलिए भी राजनीतिक दलों का उदय होना चालू हुआ। नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। 1905 की क्रांति का प्रभाव ये हुआ, 1905 में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, 9 जनवरी खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है, इसके पीछे रीजन्स है। उस दिन क्या हुआ कि लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए राजा के महल की तरफ क्या हुए, बढ़े, और राजा ने क्या किया, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया कि लोग, हो सकता है हम लोग को हमें लूटने आ रहा है, ठीक। तो वो अपने अधिकार के लिए आ रहे थे, परंतु राजा ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया और इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए। तो इसलिए उस दिन का, वो दिन था कौन, 9 जनवरी था, और वो दिन रविवार था, इसलिए उसको खूनी रविवार जानते हैं या लाल रविवार, ठीक है। तो ये कहाँ का घटना है, रूस का है। खूनी रविवार कहाँ की घटना है, रूस का है। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई और जार निकोलस द्वितीय वहाँ पे राजा था, ठीक है। और जरीना उसकी पत्नी थी, परंतु जरीना यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जरीना का अफेयर था, माना जाता है, पादरी से, मतलब वहाँ के पंडित से, जिसका रासपुटिन नाम है। कहा जाता है रूस को बर्बाद करने वाला रासपुटिन है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका करेक्शन कहाँ से था? जरीरा से। और जरीरा क्या था? जाट निकोलस की रानी थी, मतलब रानी से पंडित का करेक्शन था। ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक। और इसी कारण में उसको रासपुटिन नाम में भी है, रासपुटिन, रास रचाने वाला पंडित जी। चलो आगे, सामाजिक कारण, ये सब तो राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण क्या था? किसान मजदूरों की दयनीय स्थिति, इस कारण से वो विद्रोह पे उतर गए। किसान को उसके अधिकार नहीं मिल रहे थे, या उनको खाद पीना, ये सारे भुखमरी हो गया था। सुधार आंदोलन, बहुत सारे लोग सुधार भी चाहते थे। धार्मिक कारण क्या था? कि धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। ऐसी समझ लो कि रानी को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रासपुटिन, जो पादरी है, मतलब पंडित जी। अगर पंडित जी राज्य चलाने लगे तो समझ लो राज्य का विनाश होगा ही। जैसे यूपी में योगी जी, ठीक, देश में मोदी जी, तुम समझ लो सब उसी कंडीशन में है। ये लोग मंदिर पहले बनाएगा, स्कूल बाद में, शायद स्कूल बनने भी तो काफ़ी है, ठीक। तो इस कारण से क्या होता है कि वैसे कंडीशन में जब भी पंडित वाले लॉजिक से कभी भी कोई देश और समाज चलने लगा, समझ लो उसका विनाश निश्चित है, ठीक। क्योंकि वो वैज्ञानिक तथ्यों पे नहीं, वो आधे को भूखा मारने के प्लान में रहता है और आधे को चाहता है कि इसको फैसिलिटी दे। वो समानता पे कभी बात ही नहीं करता है, इसीलिए वो क्रम वाइज बनाता है। तुम इससे नीचे है, तुम इससे नीचे है, तुम इससे ऊपर है, तुम इससे ऊपर है। तो पंडित जी जब भी एक कोई चीज़ बनाएगा उसमें ऊंच नीच जरूर रहेगा, ठीक। आगे, बौद्धिक कारण, रूस में बौद्धिक जागरण, वार एंड पीस के रचनाकार, ये पूछा जाता है, टॉल्स्टॉय। फादर्स एंड सन्स के रचनाकार तुर्गनेव, और माँ के रचनाकार मैक्सी गोर्की। ये सब जो रचनाएं हुई, इससे लोगों का चिंतन बढ़ा, लोग भी स्वतंत्रता के बारे में जानने लगा। और इसी कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे जारशाही का अंत हो गया, मतलब राजा के प्रभाव का अंत हुआ और साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। बोल्शेविक क्रांति का महत्व, विश्व की प्रथम सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, मतलब इसमें सारे लोग भाग लिए थे। प्रथम साम्यवादी सरकार की रूस में स्थापना क्रांति के परिणाम है। रूस पर प्रभाव क्या पड़ा? पहला, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत, राजा ने स्वेच्छा से, डर से गद्दी त्याग दिया कि चलो जे करना है करो। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक की स्थापना, नई प्रशासनिक व्यवस्था, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और रूसीकरण की नीति का परित्याग कर देवल गया। विश्व का प्रभाव, पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रभाव हुआ, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई, साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीयवाद को प्रोत्साहन मिला, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई और नया शक्ति जो पूंजीवाद बढ़ल चल रहा था उसके टक्कर में कोई और एक शक्ति बना और वो बना साम्यवादी शक्ति। कौन? रूस। जैसे अमेरिका का पूरे बोलबाला होते जा रहा था, तो एक दूसरा ताकत कौन बना जो उसको बैलेंस करके रखे, ठीक है। नहीं तो देखो कभी क्या होता है कि अगर एक बहुत बलवान आदमी है तो वो या तो अत्याचारी बन जाएगा, ठीक, तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ भी ताकत होना जरूरी है। तो दूसरा ताकत के तौर पे कौन उभरा? रूस उभरा। अब है लेनिन। इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इसका पूरा नाम है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। जन्म इसका हुआ था 10 अप्रैल 1870 को सिम्ब्रस्क गांव में, जो बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। ट्राटस्की के सहयोग से केरेंस्की की सरकार को तख्ता पलट दिया और केरेंस्की बोल्शेविक दल का नेता था। अप्रैल थीसिस में लेनिन ने बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्देशित किए, जिनमें भूमि शांति रोटी, ये किसका नारा था? भूमि शांति रोटी लेनिन का नारा था कि व्यवस्था करना प्रमुख था। लेनिन के कार्य कि लेनिन ने क्या क्या कार्य किए, चूंकि ये बोल्शेविक का नेता था। और केरेंस्की किसका नेता था? मेंशेविक का। मेंशेविक क्रांति कब हुआ? फरवरी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? अक्टूबर में, ठीक है। मेंशेविक क्रांति तो हुआ, वो जार को हटाना चाहता था केरेंस्की भी, परंतु प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो मेन लोग के दम पे लड़ना चाहता था, ठीक, मतलब वो राजा महाराजा के दम पे राजा को हटाना चाहता था, मतलब बड़े बड़े लोगों के। और ये क्या वो किया? सभी को मिला लिया, ठीक, तो इसके डर से ही हट गया।
उसमें तो खूनी रविवार की घटना हुई भी, इसमें कोई रविवार नहीं आया। ठीक। लेनिन के कार्य, आंतरिक व्यवस्था, युद्ध की समाप्ति, रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई। ये आपसे पूछा जाता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुई? तो किनके बीच हुई? जर्मनी और रूस के बीच 1918 में। इसमें रूस को बहुत घाटा भी सहना पड़ा, परंतु हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि इसके लिए लेनिन को बोला जाता है कि लेनिन घुटने टेक गया, परंतु इसने एक ज़बरदस्त डायलॉग उस वक्त बोला था कि 2 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे चलना भी 1 कदम आगे बढ़ने जैसा है। ठीक। तो वो पीछे नहीं कहलाता है। इसने उसका जवाब दिया कि अगर हम युद्ध लड़ते रह जाते तो कंडीशंस क्या है कि हो सकता है कि अगला युद्ध में हमारा नामो निशान ही नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया कि संधि कर लिया, और दूसरा विश्व युद्ध में सबसे बड़ी ताकत के रूप में अमेरिका के बाद रूस था। ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध में भले ही अपने आप को अलग कर लिया, दूसरा विश्व युद्ध तक अपने आप को सबसे ज़्यादा तैयार कर लिया था। आगे, प्रतिक्रांति का दमन, लेनिन ने चेका नामक पुलिस दस्ता बनाया, और उसका काम क्या था कि अगर कोई भी देश के अंदर देश के खिलाफ बोलता है उसको पकड़ के पीटो। देश के अंदर अगर देश के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको पकड़ के पीटो। इसका चेका नामक पुलिस दस्ता का काम था कि देश के खिलाफ देश के अंदर कोई नहीं बोलेगा, खासतौर पे हमारे खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू किया, और सामाजिक सुधार हुआ, प्रशासनिक सुधार किया और नए संविधान का निर्माण किया। इसके अनुसार रूस में रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। रूस का पूरा नाम है रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक। रूस बहुत बड़ा है, रूस ही एक ऐसा देश है जो 2 महादेश में है। ठीक। वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, 2 महादेश में उसका है, घोषित किया गया। बाद में रूस सोवियत संघ बन गया। लेनिन के विदेश नीति, गुप्त संध्या की समाप्ति, मतलब जो गुप्त संध्या हो रही थी देशों के बीच तो उसको समाप्त कर दिया। राष्ट्रीयता का सिद्धांत, साम्राज्यवादी विरोधी और कम्युनिस्ट की स्थापना, सभी देशों में साम्यवादी पार्टियां का एक संघ बनाया, जैसे भारत में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको एनसीपी कहते हो। एनसीपी पार्टी वो रूस की देन है, समझा। वो सारे देशों में साम्यवादी चाहता है। आगे, लेनिन के बाद रूस, स्टालिन के रूस की आर्थिक नीति के प्रयास, साथ ही उसे सर्वाधिकारवाद की स्थापना किया कि सभी को अधिकार दिया जाए। स्टालिन ने 1929 ईस्वी में किसानों को सामूहिक कृषि फॉर्म कोल खोज सामूहिक कृषि फॉर्म को क्या कहते हैं? कोल खोज में खेती करने के लिए बाध्य किया। और स्टालिन की मृत्यु कब हो गई? 1953 में। हाँ, यही वाला ये जो है ना सामूहिक कृषि फॉर्म कोल खोज, मोदी जी भी यही चाह रहे हैं कि सारा गांव वाला मिलके एक ही चीज़ की खेती करे। तो वो कोल खेज की व्यवस्था करने के लिए चाह रहे हैं, परंतु वो शायद चूंकि वहाँ पे सारा चीज़ किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ पे सारा चीज़ सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे कोल खेज चल जाता है, पूरा का पूरा गांव एक चीज़ की खेती करे तो चल जाता है, परंतु इंडिया में नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति भी है। यहाँ पे दो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे पूंजीपति क्या कर लेगा? उसको हड़प लेगा। ठीक, तो इस चीज़ के लिए ही किसान अभी विद्रोह पे उतरल है, क्योंकि ये कह तो रहा ये चीज़ कि लेनिन जैसे ये सारे काम किया था तो हम भी वही काम करेंगे। अगर तुम देखो इसका बहुत सारा काम लेनिन वाला है, जैसे बैंकों में खाता खुलवाना, ये लेनिन का पहला काम था। ठीक, दूसरा फॉर्म खेती, परंतु उसने क्या किया था? उसने बोला था कि ज़मीन किसी के बाप का नहीं है, ज़मीन पूरे देश का है। ठीक है, तो उसने इस टाइप से, और कोई भी आदमी चाहे अंबानी हो अडानी हो वहाँ पे नहीं रह सकता है। ठीक, मतलब वहाँ पे कोई अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि हम देश के या दुनिया के 5वां अमीर है या 4ठा अमीर है। कोई अमीर गरीब नहीं है, सब के देश है। अगर देश अमीर है तो सब अमीर है, नहीं तो कोई अमीर नहीं है। तो खुश्चेव और गोर्बाचोव की उदारीकरण की नीति, गोर्बाचोव के गलासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन की नीतियों को सोवियत संघ के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें, ये आपसे पूछा जाता है कि
कि नई आर्थिक नीति जो लेनिन ने स्थापित किया उसकी क्या क्या प्रमुखता थी। पहला, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित टैक्स लगाना, कि किसान से आप अनाज मत खरीदिए, क्या कर दीजिए, उस पर टैक्स लगाइए। बचा हुआ अनाज किसानों का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा उसने क्या किया, सिद्धांत में जमीन राज्य की थी, जमीन राज्य की थी, परंतु व्यवहार में जमीन किसका है, किसान का है। तीसरा, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग व्यक्तिगत रूप से चलाए जा सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों में काफ़ी छूट दी गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया और विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन का मतलब वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो लाइसेंस लेके ही तुम खोलोगे, ये अनिवार्यता समाप्त की गई। हालांकि लेनिन ने इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। तो लेनिन का आर्थिक नीति इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन का आर्थिक नीति जो पॉइंट वाइज अभी हमने 8 पॉइंट बताए हैं, तो इस 8 पॉइंट को आप जितना बार हो सके आप अपने हिसाब से कि एक समाज सुधारक क्या अपने समाज में बताएगा, तो वो किस रूप में लेनिन का आर्थिक नीति काम किया, ये पूछा जाता है 1929 का आर्थिक नीति के रूप में या लेनिन के आर्थिक नीति के रूप में। तो ये चैप्टर इस हिसाब से समाप्त हुआ। अगले बार हम लोग हिंदी चीनी में राष्ट्रवाद का रिवीजन करेंगे। गुड लक दोस्तों, आप इसके नोट्स को बना लें और इसके क्वेश्चन आंसर जाके किताब पढ़ें और कीवर्ड के रूप में मेमोरी में बना के रखें।